myself सुरेश कुमार, प्रवक्ता सिविल, जीपीसी अलवर। आज मैं आरसीसी का अगला टॉपिक यूनिट सेकंड का कोड सी 303 का सीयर डिजाइन, बेसिकली बीम के लिए सीयर डिजाइन आरसीसी में देखेंगे कि सीयर डिजाइन किस तरह से बीम का करें एज पर आईएस कोड। हम अगर सिंपली बात करें कि जब बीम पर बीएमडी लोड लगता है तो उसमें सीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डेवलप होते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस और सीयर फोर्स की वजह से सीयर स्ट्रेस डेवलप होती है। चूंकि बेंडिंग मोमेंट इंपॉर्टेंट है अगर हम कंपेयर करें तो, लेकिन कई बार सीयर फोर्स भी या सीयर स्ट्रेस भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम बीम का क्रॉस सेक्शन देखें लेंथ वाइज और फिर उसका यहाँ डेप्थ वाइज सीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर बीम की बात है, आरसीसी की बीम नहीं है ये। तो इसका आपने 100 में पढ़ा है कि मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस कहाँ पर हुई, न्यूट्रल एक्सिस पर। वैल्यू कितनी है, 3/2 टाउ एवरेज या सीयर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये सीयर फोर्स और ये एरिया तो कहां पर है, यहां। शेप कैसी है, पैराबोलिक। टॉप पर कितना 0, बॉटम पर 0 और मैक्सिमम कहां पर है आपका न्यूट्रल एक्सिस पर। ठीक है। अगर हम एक जनरल बीम की बात करें, अगर उस पर लोडिंग लगी हुई है तो सेंटर पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है और सपोर्ट पर मैक्सिमम सीयर फोर्स है। और सीयर फोर्स बीच के अंदर आपका साइन चेंज कर रहा है जहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है या मिनिमम में 0 है। तो इसी तरह से अगर हम देखें आरसीसी की, इसमें ये रीइंफोर्समेंट है, ये रेक्टेंगुलर बीम है। तो इसका अगर हम सीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रा करें तो इस तरह का आपका बनता है। न्यूट्रल एक्सिस ऊपर पैराबोलिक, नीचे आपका कांस्टेंट या रेक्टेंगुलर। और एज पर इलास्टिक थ्योरी मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस कितनी हुई, V/BJD। B विड्थ है, D इफेक्टिव डेप्थ और J लीवर आर्म कांस्टेंट या लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर है और V सीयर फोर्स है। तो ये मैक्सिमम हुई किसके अनुसार, इलास्टिक थ्योरी के अनुसार। लेकिन ये एज पर कोड जो मैंने डॉटेड दिखाई है ये है, यानी पूरा रेक्टेंगुलर सेक्शन ओवर फुल डेप्थ, यानी शेप कैसी हुई, रेक्टेंगुलर ओवर फुल डेप्थ अप टू सेंटर ऑफ द स्टील, ये रेक्टेंगुलर शेप की, कैसे, कोड के अनुसार। और इसको क्या बोलते हैं, टाउ वी, नॉमिनल सीयर स्ट्रेस। नॉमिनल सीयर स्ट्रेस, नॉमिनल सीयर स्ट्रेस क्या होगी, V/BD। V/BD यानी इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था तो इसको IS 456 ने सिंप्लीफाइड कर दिया। ये है आपका इलास्टिक थ्योरी के अनुसार। तो आपको कुछ क्लियर हो गया कि अगर बीम को अपन देखें तो सेंटर पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, वहाँ सीयर फोर्स आपका मिनिमम है, सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट मिनिमम या सिंपली सपोर्टेड में जैसे 0 लेते हैं, और सीयर फोर्स मैक्सिमम है। तो हमारा क्रिटिकल सेक्शन कहाँ हुआ, जहाँ पर मैक्सिमम है, सीयर फोर्स कहाँ, सपोर्ट पर है। तो हमारे लिए सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों लेफ्ट और राइट का। बीच में आपका मिनिमम है या रिड्यूस होता जा रहा है। अब अगर हम आगे देखें सीयर, इसकी सीयर की वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, डायगोनल टेंशन पैदा होगी। डायगोनल टेंशन क्या है, एक तरह से टेंशन जोन में टेंशन पैदा हो जाएगी और वह इंक्लाइंड 45 डिग्री पर सपोर्ट के पास में आपका क्रैक हो जाएगी डायगोनली। अगर हम एक छोटा सा इसको बीम का वो देखें सेक्शन, तो इस तरह से ऐसे ये डायगोनली आपका क्रैक हो जाएगा 45 डिग्री पर। तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल टेंशन। क्यों, कंक्रीट ये जो डायगोनल है ये तो कंप्रेशन है, तो कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है और टेंशन में वीक है। तो इस तरह से ये स्प्लिट अप हो जाएगा दो, इसका इस डायगोनल के अलोंग 2 त्रिभुज में। तो इसी को बोलते हैं डायगोनल टेंशन। टेंशन जोन में
इस तरह से क्रैक, इंक्लाइंड क्रैक, कहाँ पर, सपोर्ट के पास, तो डायगोनल टेंशन। और कई बार जो फ्लेक्सर क्रैक आते हैं वो बीम के सेंटर पर आते हैं, ये ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट है, तो वो वर्टिकल क्रैक होते हैं आपका हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर, और ये 45 डिग्री। और फ्लेक्सर शियर क्रैक दोनों के बीच में, सेंटर और सपोर्ट के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कोण है। अब अगर बात करें शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बीम की, कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ है जो कोड में दी हुई है टेबल में, दो टेबल है कोड की, एक तो टाउ सी की है, डिजाइन शियर स्ट्रेस कंक्रीट की विदाउट शियर रीइंफोर्समेंट, और एक है टाउ सी मैक्सिमम। तो हम टाउ सी की बात करें तो वह दो चीजों पर डिपेंडेंट है, कंक्रीट ग्रेड और पीटी, परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट। अगर कंक्रीट ग्रेड बढ़ेगा टाउ सी का मान बढ़ेगा, पीटी बढ़ेगी टाउ सी का मान बढ़ेगा। तो पीटी 0.15% से शुरू होकर और 3% स्टील तक दे रखी है, तो सामान्य तौर पर हमारी 1-1.5% स्टील हम डालते हैं, तो उसके हिसाब से। और कंक्रीट ग्रेड जैसे मिनिमम M20 लेते हैं, M20 पकड़ लें, 25 पकड़ लें या 30 पकड़ लें, तो उसके हिसाब से टाउ सी का मान IS कोड की टेबल से हम ले सकते हैं, बीच में आए तो उसको इंटरपोलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट, कि जो शियर अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी रीइंफोर्समेंट किस तरह से दें, उस डायगोनल टेंशन के क्रैक को कैसे रोकें, क्या करें, तो उसके 3 तरीके हैं, वर्टिकल स्टीरअप, बेंट अप बार विद स्टीरअप, यानी बेंट अप बार विद वर्टिकल स्टीरअप और इंक्लाइंड स्टीरअप। लेकिन सामान्य तौर पर यही यूज करते हैं वर्टिकल स्टीरअप। क्यों? इंक्लाइंड स्टीरअप को प्रैक्टिकली देना मुश्किल है, 45 डिग्री पर वो स्लिप हो जाएगी, उस एंगल पर रोकना मुश्किल है। बेंट अप बार टोर बार को करते नहीं, प्लेन बार को पहले करते थे, माइल्ड स्टील को बेंट अप, और अब इसलिए, और बेंट अप बार अकेला देंगे नहीं, उसके साथ वर्टिकल। तो अभी जो 99% केस में जो शियर को रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ओनली वर्टिकल स्टील। अब अगर बात करें कि शियर के लिए हम किस तरह की कैलकुलेशन करें, शियर डिजाइन कब करें, शियर डिजाइन कब नहीं करें, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम टाउ वी ज्ञात करेंगे, हमारे पास डेटा रहेगा, स्टील और कंक्रीट का ग्रेड रहेगा, लोड रहेगा आपका, उसके ऊपर शियर फोर्स दिया होगा या स्पान दिया होगा, तो इससे हम शियर फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे और साइज होगी, तो V/BD, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे MPa के अंदर। टाउ सी की मैंने पहले बताया, अगर ग्रेड और पीटी के हिसाब से ये भी गिवन है और ये भी स्टील गिवन है, तो उसे टाउ सी। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, टाउ वी और टाउ सी को। टाउ वी लेस देन है, बराबर है, या टाउ वी टाउ सी से ज्यादा है, तो ये केस बनते हैं। लेकिन अगर टाउ वी लेस देन इक्वल टू टाउ सी, तब शियर डिजाइन की जरूरत नहीं है। शियर डिजाइन की जरूरत नहीं है कि कंक्रीट में ही इतनी स्ट्रेंथ है अगर वो शियर को रेजिस्ट कर लेगा, बट हाउएवर मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड एज पर कोड। तो ये आपके बाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी SV 0.87 FI ESV अपॉन 0.4B, ऐसा एक फार्मूला है कोड में, वो आपको अप्लाई करना है अगर ये कंडीशन है तो, यानी डिजाइन नहीं करना, लेकिन जो मिनिमम आए वो लागू करें। दूसरा क्या ध्यान रखना है, टाउ वी नॉट मोर देन टाउ सी मैक्सिमम। जैसे मैंने पहले बताया, एक टेबल टाउ सी की है, एक टेबल टाउ सी मैक्सिमम की है, तो टाउ वी का मान नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ सी मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो, अगर है तो हम बीम को रीडिजाइन करेंगे, सेक्शन को रिवाइज करेंगे, तो ये जनरली हमारा कंडीशन फुलफिल हो जाती है, ऐसा बहुत केस नहीं आता। टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी। अब दूसरा आपका ये होता है, अगर मान लो इससे लेस की बजाय टाउ वी परमिशन शियर स्ट्रेस से ज्यादा है कंक्रीट से टाउ वी, तो शियर डिजाइन करेंगे। उस केस में शियर डिजाइन कर हम लोग वर्टिकल स्टीरअप के तौर पर 8 mm डाया की, 8 या 10 mm की, और 2 लेग्ड स्टीरअप। इसमें लेग का जरूर ध्यान रखना आपको, 2 लेग्ड। लेग का मतलब इस तरह से है, अगर ये स्टीरअप है तो इस तरह से ये 2 लेग की होगी, 8 mm डाया, ये वर्टिकल जो इफेक्टिव शियर में काम करेंगी, तो इसको हम लेग बोलेंगे। तो ASV 2 × 50 हो जाएगी, एरिया 8 mm का 50
2x50। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, ASV एरिया ऑफ स्टीरअप इन शियर यानी टू लेग्ड रहे। तो अगर वो हम कर और इसको स्टीरअप के तौर पर डिजाइन कर देंगे और उसकी स्पेसिंग सपोर्ट पर कम रखेंगे, सेंटर पर दूर रखेंगे और सपोर्ट पर पास रखेंगे। लेकिन अगर एज पर कोड देखें कि मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी हो तो 0.75D और 300 दोनों में जो कम है उस स्पेसिंग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मिनिमम स्पेसिंग सामान्य तौर पर प्रैक्टिकली 100 mm से कम नहीं हो। तो इस तरह से आज आपको ये शियर का पूरा डिजाइन का बताया, कब डिजाइन करेंगे कब नहीं करेंगे, किस पर डिपेंडेंट है और शियर फोर्स की वजह से क्या पैदा होगा, उसको कैसे रोकोगे, डायगोनल टेंशन क्या है, शियर इन्फोर्समेंट किस रूप में प्रोवाइड करते हैं। और ये डायग्राम RCC का, ये एक जनरल सॉन्ग में जैसे पढ़ा रेक्टेंगुलर थी। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको शियर का कंसेप्ट। थैंक यू।